बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सल्फ़ा नूर फातिमा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फार्माकोलॉजी में हम पढ़ेंगे यूनिट 8 जो है ड्रग्स यूज इन एंडोक्राइन डिसऑर्डर। एंडोक्राइन डिसऑर्डर का मतलब ये है जितने भी आपके हार्मोन्स या जितना भी ग्लैंड्स हैं वो सब आपके एंडोक्राइन में आते हैं। कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, आप लोगों का थायराइड ग्लैंड है, आप लोगों के एड्रीनल ग्लैंड है, और इन ग्लैंड से जो सिक्रीशंस निकलती हैं जैसे आपके ग्रोथ हार्मोन है, आपका एल्डोस्टेरोन है, आपके एस्ट्रोजन है, ऑक्सीटोसिन है, ये सब अप एंड डाउन होते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा हो जाए तब भी मस्त है, कम हो जाए तब भी। तो इन डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए हम कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं, जिसमें आपका एंटी डायबिटिक इसलिए इसमें आते हैं क्योंकि पेंक्रियाज जो आपका ग्लैंड है उसमें से आपकी इंसुलिन रिलीज होती है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो अगर कम हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया, ज़्यादा हो जाए तो हाइपरग्लाइसीमिया, उसके लिए हम ये एंटी डायबिटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। अगर आपके एल्डोस्टेरोन है, आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, वो उनमें कमियाँ ज़्यादा हो जाए तो तब भी आपके लिए मसला बनता है। तो इसलिए इनको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। अब हमारे इस चैप्टर में कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें आप लोग पढ़ेंगे बाय द कंप्लीशन ऑफ दिस सेक्शन द लर्नर विल बी एबल टू, क्या क्या चीज़ आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ आएगी। नंबर 1, रोल ऑफ इंसुलिन के आपकी डेली लाइफ में इंसुलिन क्या क्या काम करती है इन मेटाबॉलिक प्रोसेस मींस जो आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें इंसुलिन का क्या रोल है। उसके बाद फिर पढ़ेंगे discuss the different type of anti-diabetic agent with their mode of action, side effects and care। अब एंटी डायबिटिक एजेंट में दो बेसिक टाइप्स हैं, एक आपके ओरल है और एक आपके पारेंटल है। पारेंटल मींस जो आप इंजेक्शन जिसमें आपकी इंसुलिन आ जाती है, और ओरल में जैसे आपकी मेटफॉर्मिन है, सल्फोनेरालाइज है, मतलब जो भी ड्रग्स आप यूज़ कर रहे हो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोग देखेंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे और अपनी नर्सिंग केयर के हवाले से क्या चीज़ें ज़रूरी है। आफ्टर दैट द लिस्ट द प्रिंसिपल ऑफ थेरेपी के आप किन प्रिंसिपल्स के जो हैं या किन असूलों पे आप ये थेरेपी जो है एंटी डायबिटिक एजेंट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद रीज़न फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ के आप कई मरीज आपने ऐसे देखे हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि जिनको इंसुलिन तो चल रही होती है, साथ मेटफॉर्मिन या इस तरह ग्लिपिजाइड कुछ भी जो टैबलेट है वो साथ ओरल टैबलेट चल रही होती है। तो आप पढ़ोगे इसकी रीज़न क्या है। फिर उसके बाद स्टीरॉइड्स पढ़ोगे, एक होते हैं एक्सोजिनस स्टीरॉइड्स और एक होते हैं एंडोजिनस। एक्सोजिनस एक्सो से मतलब बाहर से, एंडो मतलब अंदर से। एंडोजिनस वो हैं जो आपके नेचुरल हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपका इंसुलिन है, आपके एल्डोस्टेरोन है, आपके एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स हैं, आपके ग्रोथ हार्मोन्स हैं, आप लोगों के जितने भी हार्मोन बॉडी में रिलीज हो रहे हैं। और जो बाहर से आप दे रहे हो उसे कहते हैं एक्सोजिनस। जैसे आप डेक्सामेथासोन बाहर से देते हो, बीटामेथासोन बाहर से देते हो, प्रेडनिसोलोन, तो वो क्या है, एक्सोजिनस है। इसी तरह फिर आप कुछ कॉमनली यूज कॉर्टिकोस्टेरॉइड कॉमनली है ना, डेक्स आप कॉमनली, बीटा कॉमनली यूज करते हो, उसके बाद आप जो है प्रेडनिसोलोन कॉमनली यूज करते हो। तो हमने उनके नाम बताने हैं कि जो कॉमनली स्टेरॉइड्स यूज होते हैं। और उसके बाद आपने शॉर्ट टर्म थेरेपी और लॉन्ग टर्म थेरेपी में डिफरेंशिएट करना है और उनके इफेक्ट्स बताने हैं कि क्या इफेक्ट्स होते हैं शॉर्ट टर्म पे और लॉन्ग टर्म पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इंसुलिन का रोल क्या है। इंसुलिन है क्या। इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाटिक आइसोलेट्स ऑफ Langerhans एंड एन इंपॉर्टेंट रेगुलेटर ऑफ ग्लूकोज, लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जो मैंने आपको अभी बताया कि इंसुलिन का मेटाबॉलिक वर्क क्या है कि वो आपकी लिपिड में भी काम करता है, आपके प्रोटीन मेटाबोलाइज करने में भी हेल्प आउट करता है, और आपकी ग्लूकोज मेटाबोलाइज करने में भी। ग्लूकोज कैसे मेटाबोलाइज होगा, जो आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ लिया, या तो ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी या ग्लाइकोजेनेसिस होगी। और ये हार्मोन रिलीज कहाँ से होता है, पेंक्रियाज से। पेंक्रियाज में 3 सेल्स होते हैं, अल्फा बीटा गैमा, तो ये पेंक्रियाज के बीटा सेल में से रिलीज होता है। अब इसके फंक्शन के ये क्या करता है, हिपैटिक ग्लूकोज को कम करता है एंड ट्राइग्लिसराइड प्रोडक्शन ज्यादा कर देता है, ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस बढ़ा देता है। इनहिबिट्स एडिपोज टिश्यू लिपोलाइसिस, जरूरत से ज्यादा जो है आपके टिश्यू की फैट की ब्रेक डाउन नहीं होने देता है। होल बॉडी एंड मसल प्रोटियोलाइसिस के आप जो डेली प्रोटीन ले रहे हो तो वो प्रोटीन आपकी बॉडी को एक खास मिकदार में चाहिए होती है, तो ये उससे ज्यादा वाली जो मिकदार होती है उसको बॉडी में उसको लाइसिस तोड़ फोड़ करके बॉडी से एक्सक्रीट करवा देता है। ग्लूकोज अपटेक इन मिसल्स, आप कहते हैं ना कि मतलब आपके ब्लड, आप बीएसआर क्या है, ब्लड शुगर, आपका जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं या आपका ब्लड शुगर जो है उसके कितना आपका वो लेवल चल रहे हैं। ब्लड शुगर क्या होती है, मतलब कि आपके
ब्लड के अंदर शुगर की कितनी कंसंट्रेशन आ रही है, शुगर की कितनी कंसंट्रेशन जब आपके, लेकिन नॉर्मली जो शुगर होती है वो ब्लड में नहीं होती, वो आपके लीवर में होती है, लीवर के वो मसल में स्टोर होती है। लेकिन जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं उन पेशेंट में वो मसल में स्टोर होने के बजाय आपके ब्लड शुगर रैंडमली, मतलब बीएसआर मतलब ब्लड शुगर रैंडमली आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं पाए जाते, तो आप जब भी इसका ब्लड सैंपल लेते हो तो आपको वहां से शुगर लेवल्स पता चल जाते हैं। उसके बाद आपकी जो माइटोसिस मेयोटिक फेज है उसमें हेल्प आउट करता है, प्रमोटिंग सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। एंड अगेन इंसुलिन कॉजेज ग्लूकोज टू डिपॉजिट इन द लिवर एज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस का प्रोसेस करता है। अब ये मेटाबॉलिक प्रोसेस होता कैसे है, ये स्टिमुलेट करता है अपटेक ऑफ ग्लूकोज, जो आपका ग्लूकोज बन रहा है उसको अपटेक करवाता है और उसकी ब्लड में कंसंट्रेशन कम कर देता है बाय इंड्यूसिंग द इनटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल, कि वो सेल के अंदर जाए, बाहर ब्लड में ना घूमे। कैसे होती है, पहले वो ग्लूकोज को स्टिमुलेशन को क्या करता है, ग्लूकोज जो ब्लड में फिर होती है उस ग्लूकोज को वो सेल के अंदर भेज देता है, तो ब्लड में ऑटोमेटिकली ग्लूकोज कम हो जाती है। कैसे होती है, ग्लूटाफोर ट्रांसपोरेटर, जो आपके ग्लूटाथायोन 4 ट्रांसपोरेटर्स होते हैं, तब जो आपके गार्ड बैठे होते हैं सेल मेम्ब्रेन पे उनके थ्रू। अब इसमें डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्या है, कुछ ओरल है और कुछ इंसुलिन है। ओरल में आपकी मेटफॉर्मिन मोस्ट कॉमन है, ये आपका ब्रांड नेम है, ये दवाई का नाम है, लेकिन जेनेरिक क्या है जो इसका बेसिक फॉर्मूला, ये क्लासिफिकेशन है। ये जो होती है आपकी एग्जांपल्स होती हैं जो हॉस्पिटल में यूज करते हैं। बेसिक क्लासिफिकेशन बेगोनॉइड्स है, सल्फोनाइल यूरेज है, मैग्लिटिनाइड्स है, थायोजोलिड है, आपके डाइपेप्टिडाइल है, और उसके बाद ग्लूकोसाइडेज है, और SGL2 इनहिबिटर्स हैं। ये आपकी बेसिक क्लासिफिकेशन। अब ये काम कैसे करते हैं, आपके सल्फोनाइल्यूरेज क्या करती है, इस बीटा सेल को इंसुलिन को रिलीज कराने में हेल्प आउट करती है। मतलब आपने या तो आप इंसुलिन आ नहीं रही है तो इंसुलिन रिलीज करानी है, आ रही है तो उसकी कंसंट्रेशन उसकी इफेक्टिविटी बढ़ानी है, और नहीं तो फिर आपने क्या करना होता है कि उसकी पेरिफ्री में स्टोरेज बढ़ जाए। तो सल्फोनाइल्यूरेज क्या कराता है कि वो पेंक्रियाज को कहता है कि मेरे पास इंसुलिन कम है तो भाई ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन भेजें। अब मैग्लिटिनाइड्स यानी आपकी रिपाग्लाइनाइड क्या करती है, वो सल्फोनाइल्यूरेज की तरह काम नहीं करती, वो सिर्फ इंसुलिन का इफेक्ट बढ़ा देती है। इंसुलिनोट्रोपिक के जो इंसुलिन जितनी रिलीज हो रही है वो ही इफेक्टिवली काम करे, जैसे आप कहते हो जितने पैसे हैं उसी में काम करना है। तो मैग्लिटाइड्स भी क्या कहती है कि जितनी इंसुलिन है उतने में, और सल्फोनाइल्स क्या कहते हैं कोई बात नहीं कम है मैं और दे देता हूँ। समझ आई, ये फर्क है। लेकिन बेगोनाइड्स या मेटफॉर्मिन क्या है, ये इंसुलिन पे कोई काम नहीं करती, ना ये निकलवाती है ना उसका इफेक्ट बढ़ाती है। ये क्या करती है, ये आपके जो आपके पेरिफेरी टिश्यूज हैं, मतलब आपके मसल्स हैं, आपकी एक्स्ट्रा जो है फैट्स हैं, या आपके जो भी ब्लड के अलावा सेल्स हैं, उन सबको स्टिमुलेट करती है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज को अपने अंदर ले लो। लीवर अपने अंदर ग्लाइकोजन बना लेगा, इंटेस्टाइन अपने अंदर स्टोर कर लेगी, पेरिफेरल टिश्यू मसल अपने अंदर स्टोर कर लेंगे, और जब जरूरत होगी निकाल के वही देते रहेंगे। थायाजोलिडिनेज कैसे काम करते हैं, थायाजोलिड काम करते हैं डिक्रीज द इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम कर देते हैं, बॉडी में बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। जैसे कि इंसान बहुत मोटा है, जब बहुत ज्यादा फैटी होगा तो फैट ज्यादा हो जाएगी, और इंसुलिन जितनी निकल रही है उतनी इंसुलिन काम नहीं कर पाएगी, तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो थायाजोलिड क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं। और एक ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स क्या करते हैं, वो आपकी कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन, मतलब आपने देखा होगा कुछ मेडिसिन होती है खाने से पहले कुछ दरमियान में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो आपने खाना जैसे डाइजेस्ट होगा ग्लूकोज वैसे बनेगी ना, तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देते हैं। जहाँ 2 घंटे में खाना हजम होना है 4 घंटे में होता है, तो आपकी 4 घंटे तक शुगर जो है कंट्रोल रहती है। इसी तरह आपकी इंसुलिन के कुछ टाइप है, रैपिड आर जिसमें आपकी इंसुलिन आर आ जाती है, इंसुलिन लिस्प्रो और अस्पार्ट आ जाती है, शॉर्ट में इंसुलिन आर आ जाती है, इंटरमीडिएट में NPH आ जाती है, और मिक्स में आपकी 25 और 75, जबकि हमने ज्यादा कॉमनली देखी है 70-30 वो आ जाती है। लॉन्ग एक्टिंग में लेंटस वगैरह। तो ये आपकी कुछ इंसुलिन है। रैपिड एक्टिंग क्या काम करती है, 25 मिनट्स के लिए 15 मिनट्स के लिए उसका एक्शन होता है। शॉर्ट एक्टिंग ये रैपिड फौरन असर दिखाती है, शॉर्ट एक्टिंग थोड़े टाइम के लिए दिखाती है लेकिन एकदम असर नहीं निकलता। इंटरमीडिएट आपके काफी घंटे गुजर जाते हैं, और मिक्स में होता है कि आप शॉर्ट और इंटरमीडिएट मिक्स दे रहे हो ताकि ज्यादा लंबे अरसे के लिए उसका इफेक्ट आए। अब ये आपके पास अगेन एक क्लासिफिकेशन के साथ मैकेनिज्म है कि मेटफॉर्मिन क्या करती है। ये 7 पिक्चर्स आपको शो करेंगे कि ये मसल्स में आपका अपटेक बढ़ा देती है। मैग्लिटिनाइड्स क्या करते हैं, इंसुलिन रिलीज, सल्फो जो मैंने पीछे बताया कि इंसुलिन का पैंक्रियाज से रिलीज बढ़ा देते हैं। इस तरह ग्लूकागोन की सिक्रीशन, ग्लूकागोन की सिक्रीशन होगी तो ग्लूकागोन क्या होता है, ये आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ लिया है ना, कि ग्लूकागोन क्या होता है। ग्लूकागोन क्या होता है कि आपकी
जो ग्लूकोज स्टोरेज फॉर्म में होती है वो ग्लूकागोन की फॉर्म में पड़ी होती है। इसके बाद थायराइड क्या करते हैं, सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, कि मतलब कि अब ये वाली जो चीज़ है जो आपने पीछे पढ़ी, जैसे थायराइड डिक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम होगी तो ऑटोमेटिकली सेंसिटिविटी बढ़ेगी कि यस आई एम हियर, तो मैं जी मेरे अंदर आप एब्जॉर्ब होते जाओ। ठीक है। SLG2 क्या करते हैं, ये आपके रीनल ग्लूकोज एक्सक्रीशन कराते हैं। रीनल मतलब आपने ये फंक्शन पढ़ा है, किडनी का फंक्शन है कि वो जितने भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जितने भी आपकी पेरिफ्री वो आपका मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब करता है जितना चाहिए उतना, बाकी को एक्सक्रीट करा देता है। तो SLG बेसिकली आपकी किडनी में जाके काम करते हैं और रीनल की एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं ग्लूकोज की। तो ये आपके फंक्शन है कुछ बेसिक। अगेन वही क्लासिफिकेशन है कि एडिपोज आपके प्राइमरी इफेक्ट बैगेनर्स कैसे काम करते हैं, एडिपोज स्केलेटल मसल्स को एक्टिवेट करते हैं जो आपने पीछे पढ़ा है। सल्फोनाइज क्या करते हैं, सिक्रीशन को पेंक्रियास से बढ़ा देते हैं, ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन ये कम कर देते हैं और एक्सक्रीशन बढ़ा देते हैं। लीवर से ये बैगेनाइड्स और थायरोजोलेट क्या है, ये रेजिस्टेंस कम कर देते हैं और ये क्या होते हैं आपके ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को टाइम डिले कर देते हैं। अगेन इसके साइड इफेक्ट्स आपने पढ़ने थे कि अगर अल्फा ग्लूकोज यूज करते हैं इससे ब्लोटिंग बहुत ज्यादा होती है, गैस पेट में इकट्ठी हो जाती है। मेटफॉर्मिन यूज करने से क्या होता है, मेटफॉर्मिन की वजह से जो आपका सबसे बड़ा नुकसान है न्यूरोपैथी होती है। इसलिए आप पेशेंट्स को अक्सर औकात जो होते हैं शुगर की गोलियों के साथ सप्लीमेंट्स भी देते हो, क्योंकि विटामिन B12 की कमी हो रही है, न्यूरोपैथी हो रही है। फिर पेशेंट को एक मेटालिक टेस्ट आता है, मतलब जैसे जंग का टेस्ट, जैसे बच्चे मट्टी खाते हैं वैसे एक टेस्ट आता है। रीनल कॉम्प्लिकेशन होते हैं। डाइपेप्टाइड में क्या होता है, पेंक्रियाटाइटिस हो जाता है उनको, इन्फ्लेमेशन हो जाती है पेंक्रियाज की। अपर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के चांसेस है। इंसुलिन थेरेपी में क्या होता है, लिपो हाइपरट्रॉफी हो जाती है, मतलब कि आप इसीलिए कहते हैं कि एक ही जगह पे बार बार इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, उसकी साइड्स चेंज करनी चाहिए ताकि लिपो हाइपरट्रॉफी ना हो, और उसके जो फैट्स हैं वो एक ही जगह पे फिब्रोज ना हो जाए और वहाँ पे एक इकट्ठा मस्कुलर स्ट्रक्चर ना बन जाए। मैग्नेटिनाइड्स में क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम कर देता है और वेट गेन कर देते हैं। इस वजह से ओवर हेल्दी पेशेंट में मैग्नेटिनाइड्स जो है रिकमेंड नहीं करते। थायाजोलिड क्या करते हैं, ये भी वेट गेन करवाते हैं, हिपैटिक कॉम्प्लिकेशन करवाते हैं और एनीमिया के चांसेस भी होते हैं। SLG2 क्या करते हैं, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर ये कीटो एसिडोसिस करवा देते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट आपकी किडनी पे काम करें तो ऑटोमेटिकली आपके सीरम जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होने लग जाते हैं। सल्फोनालाइज क्या करते हैं, ग्लाइकोग्लाइसीमिया। और अक्सर आप ये भी पेशेंट को कहते हो अकॉर्डिंग टू डायबिटिक एजेंट कि आपने अपने पास कोई गोली रखनी है कि एकदम शुगर कम हो तो आपने खा लेना है, वो गोली खा के अपनी ग्लूकोज पूरी रखनी है। इसके अलावा स्टमिक एब्सेंट और ये चीज़ें। अब आपने क्या करना होता है, प्रिंसिपल ऑफ थेरेपी है कि आपने पेशेंट को कहना अपना ग्लूकोज लेवल चेक करते रहें, डाइटरी मैनेजमेंट रखनी है कि ना हाइपो में जाए ना हाइपर में। उनको बताना, आप भी कहते हैं ना कि शुगर वाला मरीज वॉक लाजमी करे, तो वो रीज़न है कि वो एक अपना वेट कंट्रोल में रखे, फिजिकल एक्टिविटी लाजमी करे, और अगर ओमिनेटर उसकी ओरल मेडिकेशन देखने के डबल डोज ना खाए, मिस ना कर दे और सही तरीके से ले। और फिर अगर इंसुलिन थेरेपी पे तो आपने ये चीज़ बतानी है कि कैसे इंजेक्शन लगाना है, कब लगाना है और किस तरह लगाना है, और इंजेक्शन साइट्स कैसे चेंज करनी है। जैसे आप मरीज को बताते हो कि एब्डोमेन की वो जो आप अम्बिलिकल कॉर्ड से 4 फिंगर्स मेजर करते हो तो चारों डायरेक्शंस में लग सकती हैं। वेयर टू गेट योर इंसुलिन एंड हाउ टू स्टोर इट, फिर उनको बताना है कि इंसुलिन आप बाहर नहीं रख सकते, फ्रिज में ही सेव करनी है। हाउ टू मैनेज, फिर उनको बताना है लो ब्लड ग्लूकोज कैसे घर पे मैनेज हो सकता है, और हॉस्पिटल में तो आप डेक्सट्रोज यूज कर सकते हैं। हाउ टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ योर ब्लड ग्लूकोज लेवल, फिर उनको कहना है कि अपने ग्लूकोज जो है आपकी BSR का चार्ट बनाना है। हु विल हेल्प यू, और उनकी फैमिली अगर उनके साथ है तो उनको बताना है कि स्लाइडिंग स्केल्स क्या होते हैं और उनको इंसुलिन कैसे एडजस्ट की जा सकती है और फिजिशियन से कब कांटेक्ट करना है। अब रीजंस क्या है कि आप इंसुलिन ओरल क्यों देते हैं, ये इसकी एफिकेसी बढ़ा देता है। मतलब एफिकेसी बढ़ाने का मतलब असर ज्यादा हो जाता है और डोज कम यूज होता है। ठीक है, इसी तरह और क्या है कि आप लोग को इंसुलिन कम से कम लगानी पड़ती है। जब इंसुलिन कम से कम लगानी पड़ेगी तो लिपो हाइपरट्रॉफी भी डेवलप नहीं होगी। इसके अलावा इंसुलिन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। एडिंग ओरल एजेंट टू इंसुलिन कुड रिड्यूस द रिक्वायर्ड इंसुलिन डोज, इंसुलिन का डोज कम हो जाएगा। उसके अलावा आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो आपके मेंटेन रहेंगे, और इस तरह डिवाइड होने की वजह से ना ओरल एजेंट्स के ज़्यादा साइड इफेक्ट्स आएंगे और ना ही इंसुलिन के ज़्यादा इफेक्ट्स आएंगे। सो दीज आर सम रीजंस बिकॉज ऑफ दैट यू नीड अ कम्बिनेशन और एडजवेंट थेरेपी। अब हम आते हैं स्टीरॉइड्स पे। स्टीरॉइड्स मैंने आपको पहले बताया था कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल। नेचुरल में आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड आ जाता है जिसमें एल्डोस्टेरोन था, मैंने आपको बताया था, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आ जाता है जिसमें आपका हाइड्रोकोर्टिसोन है। अब इनको आप
बनाते भी हैं लैब में, जैसे शॉर्ट एक्टिंग में हाइड्रोकॉर्टिसोन जिसे आप सोलोकॉर्टिव कहते हैं, इंटरमीडिएट एक्टिंग में होता है प्रेडनिसोलोन होता है जिसे आप एज्मा में छोटी छोटी सी गोलियां होती हैं व्हाइट कलर की, लॉन्ग एक्टिंग में डेक्सामेथासोन देते हो आप इंजेक्शन, और इनहेलेशन में आप लोग बेक्लामेथासोन इनहेलर्स वगैरह में, और इसी तरह आपकी टॉपिकल ट्यूब्स होती हैं जिसमें क्लेबेस्टिसोल होता है, और इस तरह मिनरेलो में फ्लूड्रो कॉर्टिसोन देते हैं। ये आपकी क्लासिफिकेशन है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फर्दर 3 में शॉर्ट इंटरमीडिएट लॉन्ग, जो आपको अभी बताया कि सोलोकॉर्टिव है आपका, प्रेडनिसोलोन है आपकी, बीटा और डेक्सामेथासोन। और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में एल्डोस्टेरोन भी एक्सोजेनियसली देते हो बाहर से, और फ्लूड्रोकॉर्टिसोन भी आप देते हैं। अब इनके फार्माकोलॉजिकल रिएक्शन क्या है? फॉर मोस्ट क्लिनिकल पर्पस सिंथेटिक ग्लूकोकॉइड्स आर यूज्ड बिकॉज दे हैव अ हायर अफिनिटी फॉर द रिसेप्टर एंड आर लेस एक्टिवेटेड एंड हैव लिटल और नो साल्ट रिटेनिंग प्रॉपर्टीज। मीन्स दैट कि जब इंसान का अपनी बॉडी के हार्मोन्स उसकी वो ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते, तो इनमें कैपेसिटी है कि उन रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई करके अपनी जो हार्मोनल एक्टिविटी से मेंटेन रखें और ज़्यादा साल्ट रिटेन ना हो। मतलब कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एल्डोस्टेरोन क्या है, वो आपके वाटर एंड साल्ट को बैलेंस करता है। सोलोकॉर्टिव क्या है? ये आपकी ओरल थेरेपी में भी यूज होती है, ओरली फॉर रिप्लेसमेंट थेरेपी, जैसे शॉक में, एज्मा में, मतलब कि एस्थमा में, और एक्जिमा स्किन डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें आपकी स्किन में से पैचेस उतरते हैं ओवर ड्राई होने की वजह से, और एनीमास वगैरह में। इसके अलावा आप जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, आप जब भी इस तरह कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो, तो आप एवल सोलोकॉर्टिव पास रखते हैं। प्रेडनिसोलोन मोस्ट वाइडली यूज ड्रग है, और इन इन्फ्लेमेशन और एलर्जिक डिजीजेस में आप देते हैं। मतलब आपकी कोई भी इन्फ्लेमेशन, जैसे आपका एस्थमा हो गया, ब्रोंकियल, जितनी भी मतलब आपकी बॉडी में कोई भी इंफ्लामेटरी प्रोसेस चल रहा है, कोई भी इन्फेक्शन है, तब यूज कर सकते हैं। बीटामेथासोन डेक्सा आपने देखा होगा, अगर न्यूरो के पेशेंट आपने कभी देखे तो उनमें बहुत ज्यादा यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये एडिमा पे कंट्रोल रख सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट साल्ट ट्रेनिंग प्रॉपर्टीज विदाउट साल्ट रिटेनिंग प्रॉपर्टीज, दस वेरी यूजफुल फॉर हाई डोज थेरेपीज। मतलब कि अगर कोई भी सीरियस डिसऑर्डर है उसमें, जैसे कि सेरेब्रल एडिमा है, उसमें आप ये यूज कर सकते हो क्योंकि ये वाटर को रिटेन बॉडी में नहीं होने देता। बैकला जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, पास मेम्ब्रेन पुअरली है, मोर एक्टिव एंड अप्लाई टॉपिकली। ये आपके ओरली या फिर आपका आईवी में इतना अच्छा इफेक्ट नहीं देता जितना टॉपिकली देता है। तो स्पेशली ये आपके जो स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे एक्जिमा हो गया है, इस तरह की चीज़ों में ये यूज़ होता है ज़्यादातर। और इसके अलावा आपके इनहेलर्स वगैरह में भी यूज़ होता है, जैसे एरोसोल एस्थमा है। ट्राइएमिक्विनोलोन में क्या होता है? यूज फॉर स्वेयर एस्थमा, जब आपका स्टेज 4 एस्थमा हो, या आपका लॉन्ग मॉडरेट एक होता है ना स्वेयर किस्म का एस्थमा हो, तो उसमें आप, या फिर कोई आपको जॉइंट इन्फ्लेमेशन है, उसमें यूज कर सकते हैं। इंडिकेशन क्या है? एस्थमा में एलर्जिक रेनाइटिस, रेनाइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज के आपके पानी निकल रहा है आंखों से, और ये फीवर है। अर्टिकेरिया है, जिसे आप आम जुबान में अर्टिकेरिया मतलब जो थरप्पड़ पड़ जाते हैं स्किन पे। टॉपिकल एक्जिमा है, ओवर ड्राई होकर स्किन पैचेस में उतर रही है। सीओपीडी एक आपकी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी रेस्पिरेटरी डिजीज है, जिसमें सांस मुश्किल हो जाता है, पेनफुल और इन्फ्लेम्ड ज्वाइंट हो जाते हैं, जोड़ों का दर्द, जोड़ जो आपके सूज जाते हैं। ल्यूपस आपकी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसी तरह आईबीडी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, जिनको बार बार, जिनका पेट ही खराब रहता है। तो ओरल वाले होते हैं जिसके आप ओरल स्टीरॉइड्स भी देते हैं, और इनहेल्ड भी, तो उनके अपने अपने साइड इफेक्ट। इनहेल्ड है तो नोज से याद रखना है कि उनको ओरल थ्रश ज्यादा होगी, बार बार मुंह ड्राई होगा, खांसी लगेगी, सर दर्द होगा, गला खराब होगा, आवाज होर्सनेस भारी हो जाएगी। इसी तरह आपकी मोर सीवियर साइड इफेक्ट्स में क्या है? इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ेगा, बोन्स जो है पतली हो जाएंगी, नील पड़ेंगे, आंखों का मसला होगा, कैटारेक्ट या ग्लूकोमा, काला मोतिया या सफेद मोतिया हो जाएगा। इस तरह आपको डायबिटीज, शुगर लेवल हाई, ब्लड प्रेशर हाई, वेट बढ़ जाएगा, हार्मोनल प्रॉब्लम्स होंगी, आपका मूड खराब होगा, इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी सही से, और आपको जीआई प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो ये स्टीरॉइड्स के आपके लिए साइड इफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जिसमें आप नहीं दे सकते। अगर किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है तो आप बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। कोकरेंट इन आपने अगर कोई भी उनको वैक्सीनेशन हुई है, वैक्सीनेशन के साथ नहीं आप दे सकते हैं। कोई फंगल सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन है पूरी बॉडी का, तब भी नहीं दे सकते हैं। ऑस्टियोप्रोसिस चल रहा है, उसकी बोन पहले वीक है, क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा है कि साइड इफेक्ट्स में उनकी बोन्स जो है वीक हो जाती है, तो फिर और मसला बनेगा। इस तरह अगर पहले शुगर एंड कंट्रोल, तो वो और शुगर कराता है। इस तरह आपने अभी पढ़ा आई का मसला होगा, ग्लूकोमा
ग्लूकोमा कहते हैं काला मोतिये को, तो वो हो सकता है ऑनगोइंग इन्फेक्शन, क्योंकि इसकी वजह से इम्यूनिटी आपकी एकदम जो होती है जीरो हो जाती है। तो इन्फेक्शन का अगर पहले उसको है तो ये साइलेंट इन्फेक्शन कराता है। आपने अभी पीछे पढ़ा कि ब्रूजिंग काज करता है, इसलिए आप इसको किसी भी ब्लड डिसऑर्डर्स में नहीं दे सकते। ठीक है, ये आपकी अगेन वही चीजें रिवाइज है कि आर्थराइटिस, अगर आपको इन्फेक्शियस आर्थराइटिस है, मतलब कि जोड़ सूजे भी और उसके साथ इन्फेक्शन भी है, आपको बैक्टीरियम या ब्लड पूरे में इन्फेक्शियस डिजीज चल रही है, पेरी आर्टिकुलर सेलुलाइटिस है, आप लोगों को अल्सरेशन है, जैसे गैंग्रीन है, नेक्रोटिक फुट है, इस तरह कुछ भी है, ऑस्टियोमाइलाइटिस हड्डियों का इन्फेक्शन चल रहा है, एंडोकार्डाइटिस दिल का इन्फेक्शन चल रहा है, आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स चल रहे हैं, ड्रग है तो आप ये नहीं दे सकते। अगेन साइड इफेक्ट्स हैं, ये आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से याद रहेगा, जी फॉर ग्लूकोमा काला मोतिया, एल फॉर लिम्ब मसल एट्रोफी, आपके मसल्स बरी। देखा होगा जो स्टेरॉइड थेरेपी पे होते हैं वो बहुत एकदम वीक होने लग जाते हैं, तो एट्रोफी होने लग जाती है उनके मसल्स की। यू फॉर अल्सर डेवलप होने लग जाते हैं स्टमक में, कैटारैक्ट सफेद मोतिया होने लग जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस बोन वीक हो जाती है, कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम हम आगे पढ़ेंगे। ये सिंड्रोम मींस कलेक्शन ऑफ साइन सिम्टम, मतलब एक पर्सन में एट अ टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। ऑस्टियोनेक्रोसिस, आपकी जो बोन्स है वो नेक्रोज्ड होने लग जाती हैं, उसकी इन्फेक्शन होने लग जाता है, ब्लड सप्लाई वहां पे बंद हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, बाल पतले होने लग जाते हैं, इन्फेक्शन होने लग जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, एडीमा सूजन होने लग जाती है, सुनने की आपकी वो जो है हिस्स खराब हो जाती है, शुगर हो जाती है, और ये सारे कुछ आपके प्रॉब्लम्स होते हैं। ये भी अगेन आप ये याद करना चाहें तो ये कर सकते हैं, ये करना चाहें तो ये। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या डिफरेंस है कि जब आपकी थेरेपी 5 दिन से ऊपर हो जाएगी तो लॉन्ग टर्म है, 5 दिन से कम के लिए चलाई है तो वो शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म में आपको क्या होता है, जीआई डिस्टर्बेंस, मतलब आपको कभी नोजिया होगा, कभी वॉमिटिंग, कभी लूज मोशन, इसी तरह आपके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, इन्फेक्शन होगा नहीं, चांसेस बढ़ने लग जाएंगे। वुंड हीलिंग दिक्कत है, पहले जल्दी ठीक हो जाता था, जहाँ 7 दिन में होता था ये 10 दिन में होगा। इंक्रीज एपिटाइट, हाइपरग्लाइसीमिया, शुगर तो होगी और साथ भूख भी बहुत ज्यादा लगने लग जाएगी। चांसेस आपको डीमा होने का, डीमा तब होता है जब फ्लूइड साल्ट और आपका वाटर इकट्ठा, मतलब नमक और पानी इकट्ठा होने लग जाता है। मूड चेंजेस, हल्की फुल्की एमेनोरिया, फीमेल्स में एमेनोरिया हो जाएगा, मतलब उनको मेंस्ट्रुएशन नहीं प्रॉपर रहेगी, उनके जो मंथली उनको पीरियड्स होते हैं या मंथली ब्लीडिंग होती है वो उनकी डिस्टर्ब हो जाएगी, या तो डिस्मेनोरिया डिस्टर्ब होगी या फिर एमेनोरिया पीरियड्स उनके डिस्टर्ब हो जाएंगे, एक्ने दाने बनने लग जाएंगे फेस पे। लॉन्ग टर्म में क्या है, पूरा सिस्टेमिक वो आता है जो मैंने आपको बताया, किशिंग सिंड्रोम इसे कहते हैं। मस्कुलर स्केलेटन में ग्रोथ, बोन्स, मायोपैथी, मसल्स डिस्टर्ब और एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगी, बोन जो ब्लैक होने लग जाएगी, उसको सप्लाई नहीं मिलेगी। एचपी एक्सिस में आपका हाइपोथैलेमस एक्सिस होता है, ये इसमें आपका हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस होता है, जिसमें आपकी हार्मोनल जो है वो रिलीज में अप डाउन होंगे, जिसकी वजह से आपको एड्रीनल क्राइसिस ऐसी डिजीज है जिसमें आपके एट अ टाइम सारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, सोडियम भी, पोटाशियम भी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सब कुछ। ऑप्थेल्मिक में कैटरैक्ट, सफेद मोतिया या काला मोतिया होगा, आपके स्टमक डिस्टर्ब होगा, अल्सर्स बनने लग जाएंगे, पेंक्रियाज इन्फ्लेम होने लग जाएगा। मेटाबॉलिक में आपको वही चीजें, हाइपरलिपिडेमिया, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई, हाइपोक्लीमिया, पोटाशियम कम, हाइपोकैल्सीमिया, आपका कैल्शियम कम। कुटेनियस में हीरोस्टिज्म होगा, बाल पतले होने लग जाएंगे। आपने जैसे देखा होगा कि मीनोपॉज, मतलब जिनको पीरियड्स खत्म हो जाते हैं उन औरतों के बाल बहुत थिन हो जाते हैं, बारीक, तो उसको हम कहते हैं हीरोस्टिज्म हो जाना। फेस पे बाल आने लग जाएंगे, इस तरह मतलब और प्रॉब्लम होगी। हाइपर पिगमेंटेशन होगी, जिसे आप कहते हैं छाइयां पड़ गई हैं, एक्नी होगी, एट्रोफी, मसल पतले होने जाएंगे, स्किन टाइट नहीं रहेगी आपकी, और मूड चेंजेस होंगी, साइकोसिस होगा, मतलब आपको समझ नहीं आएगी क्या करना है, जो भी करेंगे हाइपर होगा या इस तरह का। और आपको सूडो ट्यूमर सेरिब्राई हो जाएगी, मतलब कि आप के ट्रेमर्स डेवलप हो जाएंगे, इस तरह के सूडो किस्म रोंग। आपको न्यूरो इशू नहीं होगा लेकिन न्यूरो के साइन सिम्टम्स आने लग जाएंगे। तो ये हमारा अब तक का था, जिसमें हमने टोटल पढ़ा के हमारे पास एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। उसमें आप लोगों ने डायबिटीज के बारे में पढ़ा, डायबिटीज की क्लासिफिकेशन पढ़ी, इंसुलिन के फंक्शन पढ़े, और उसके साथ आप लोगों ने उनके साइड इफेक्ट्स पढ़े, फिर उनकी केयर पढ़ी, और फिर हम आगे अपने स्टेरॉइड्स पे उसकी क्लासिफिकेशन देखी आपने, उनका एक्शन देखा आपने, उनके साइड इफेक्ट्स देखे, उनकी इंडिकेशंस देखी, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखी, फिर उसके अलावा आपने डिफरेंस किया शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या फ़र्क होता है। होप सो आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, और कोई भी प्रॉब्लम हो कैन आस्क। थैंक यू।